जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है कि यह सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 1000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज है, जो कि आपके सीटेट में बहुत ही काम आने वाली है, या यूपी टेट हो या इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम होगा, चाहे वह एमपी टेट का भी एग्ज़ाम होगा, तो इन सब के लिए बहुत ही लाभदायक होगा और यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना पार्ट 2। पार्ट 1 हो चुका है, अगर आपने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लेंगे। आज जो है वह पार्ट 2 है यार। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है। देखिए, बच्चा फेल होता है तो याद रखिएगा, कभी भी बच्चा तो फेल होता ही नहीं। हमारे यहाँ का क्या कहा जाता है, हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या कहता है कि बच्चा नहीं फेल होता है। दरअसल पूरा मैनेजमेंट, पूरा सिस्टम ही फेल होता है। यानी उस स्कूल का मैनेजमेंट, पूरा सिस्टम फेल होगा, यानी व्यवस्था फेल होगी। तो राइट आंसर क्या होगा, व्यवस्था फेल मानी जाएगी, ना कि बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण में अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। दूसरा ऑप्शन है रटने को प्रोत्साहित करके। देखिए, रटने की बात तो कभी की ही नहीं जाती है हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था में, तो ये तो हो ही नहीं सकता, पहले को होल्ड में रखिए। थर्ड है अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर या परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, तो ये भी नहीं हो सकता है। और हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को हम फॉलो करते हैं। राइट आंसर क्या होगा, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को हम अपनाकर इसको कर सकते हैं। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावित पद्धति है। मतलब बीजों के जो अंकुरण की है उसकी बात की गई है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है कि विद्यार्थी द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। दूसरा श्याम पत्र पर चित्र बनाना और वर्णन करना। तीसरा बीज की वृद्धि के लिए चित्र बनाना। और चौथा है व्याख्या करना। तो बच्चों, क्योंकि यह देखिए 1 to 5 के में जो मेन है हमारा ये प्राइमरी है, तो भाई बच्चों को व्याख्या विधि तो अपनाई ही नहीं जाती है प्राइमरी में। बीजों की वृद्धि के लिए चित्र, केवल चित्र बनाने से भी उनका ज्ञान विकसित नहीं होगा। और श्याम पट्ट पर चित्र बनाइए या चित्र ऐसे ही दिखाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है इसमें ज़्यादा, थोड़े दिन याद रहेगा, भूल जाएगा। लेकिन विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। याद रखिए, मैंने आपको जब ईवीएस में पढ़ाया था, पिछली वीडियोस पढ़ें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देखिएगा। तो उसमें क्या कहा गया ईवीएस की पेडागोगी, कि बच्चों को एक पौधा लगाने को कहिए और उसको क्या कहिए, उसको ऑब्जर्व करने को, अवलोकन करने को कहिए, कि दिन प्रतिदिन की दिनचर्या उसमें आपको नोट करने को कहिए उसको। इससे क्या होगा, उसका वातावरण के प्रति भी रुझान बढ़ेगा और साथ ही साथ वह बहुत सी सारी चीज़ें पौधों के बारे में भी जानेगा। तो क्या इसका राइट आंसर होगा, विद्यार्थियों द्वारा पौधे की बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है या दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है या हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो इसका भी राइट आंसर जो होगा वो होगा कि शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि कक्षा में विविधता का यह उत्सव मनाती है। तात्पर्य यह होता है, इसका राइट आंसर ये ऐसे सही होगा कि देखिए, समावेशी में क्या होता है कि नॉर्मल चाइल्ड प्लस स्पेशल चाइल्ड, इन दोनों को यहीं पे एक साथ पढ़ाने के लिए कहा जाता है। ऐसा नहीं कि स्पेशल को अलग से पढ़ाया जाएगा, नहीं। समावेशी शिक्षा में कहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए, यहाँ वस्तुनिष्ठ की बात की गई है। पहला है लघु उत्तरी प्रश्न, दूसरा है मुक्त उत्तर वाला, सत्य या असत्य, या निबंधात्मक प्रश्न। ये देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात की गई है। जैसा कि आपका सीटेट का पेपर आता है, ये क्या होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। तो इसमें वही बात की गई, कैसा है वह। तो देखिए, लघु उत्तरात्मक तो छोटे उत्तर जो होते हैं वो होगा नहीं, मुक्त उत्तर वाले ये भी नहीं हो सकता, निबंध वाले भी नहीं हो सकता। ये क्या होगा, सत्य या असत्य केवल। ये क्या है, वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव टाइप। नेक्स्ट बढ़ेंगे तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी
प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। ऐसी कौन सी इसमें शिक्षा की विशेषता है जो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता की बात करती है? केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेशन, यानी जो भी पाठ्य पुस्तक में अनुदेश दिए हैं उसके आधार पर दी जाने वाली शिक्षा। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, यानी बच्चों से ये कहना कि आप रटिए और परीक्षा में अच्छे अंक लाइए, बस यही उद्देश्य होना चाहिए क्या? या तीसरा, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, यानी जो कंटिन्यू चलती रहती हैं परीक्षाएं, हर जैसे पहले हुआ करती थी हम लोग समय क्या कि हर महीने टेस्ट भी हुआ करते थे, आए दिन टेस्ट हुआ करते थे, अचानक सरप्राइज टेस्ट भी बीच में होते थे, हर तिमाही पेपर हुआ करते थे। तो वो प्रणाली या समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। इसका ये आंसर होगा या इसका अदर आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा, एक सेकेंड, इसका राइट आंसर होगा कि प्रगतिशील शिक्षा में जो होता है आपका लचीलापन की बात की जाती है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन इसका राइट आंसर होगा। यानी कि अगर हम बात की जाए तो हम कंटिन्यूस हर बार उससे केवल टेस्ट ही लेते रहेंगे तब भी वह विचलित हो सकता है। केवल पाठ्य पुस्तकों पर आधारित बात करेंगे, यानी हम बाहर के ज्ञान की बात ही नहीं करेंगे, तब भी ये गलत होगा। और बार बार परीक्षाएं तो लेनी ही नहीं है, उसको इसलिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे कि आप अगर 100 में से 90 नहीं लाएंगे तो आप अच्छे नहीं हैं। तो ये क्या होगा? इसका राइट आंसर समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण में विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के डैश के बारे में चिंतित है। तो वह प्रश्न पत्र में किसके बारे में चिंतित है? संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए, प्रश्नों के प्रकार के लिए, कि विश्वसनीयता की वैधता। तो किसी भी हमेशा जब भी प्रश्न पत्र बनाया जाएगा तो वो विश्वसनीय होगा ही, वैध होगा ही, और उसमें प्रश्नों के प्रकार होंगे ही। तो यानी संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने की बात वह हमेशा करेगा। ऐसा नहीं होगा कि केवल राइट रॉन्ग वाले क्वेश्चन देगा, ऐसा नहीं होगा केवल फिल इन द ब्लैंक्स वाले देगा, ऐसे भी नहीं होगा कि केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप दे देगा कि 1 2 3 4 में एक आंसर लिखिए, या केवल लघु उत्तरी या बहुविकल्पी या फिर आपका लॉन्ग जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं केवल वो देगा। उसमें सभी को सम्मिलित करेगा और सभी में बराबर बराबर अंक डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिससे कि वह एक व्यवस्थित, विश्वसनीय और वैधता और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का समूह बन सके। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र क्या कहती है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कणा नहीं करनी चाहिए, लेकिन नेगेटिव को तो कभी हम फॉलो करेंगे ही नहीं। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं है तो आप नेगेटिव की बात ही नहीं करेंगे। सीटेट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है। ये देखिए यहाँ भी नेगेटिव बात कर रहा, अप्रासंगिक क्यों है? बच्चे बाहर भी बहुत चीज़ सीखते हैं, हर चीज़ स्कूल या विद्यालय से नहीं सीखी जाती है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं, यह आपका राइट होगा। यहाँ पे एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षार्थियों की जो मेन, देखिए सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि प्राथमिक विद्यालय जो होता है उसका परिवार ही होता है, आसपास का पड़ोसी होता है। तो वह विद्यालय आने से पहले भी बहुत सी सारी चीज़ें जानता है, पर्यावरण के बारे में भी जानता है। नैतिक जो विकास होता है वो अभी उसका घर से ही होता है। सबसे पहले नैतिकता अगर बच्चा कहाँ से सीखता है तो एनवायरनमेंट में आपके कहा गया है कि नैतिकता बच्चे अपने परिवार से सीखते हैं, अपने माता पिता से सीखते हैं। तो राइट आंसर इसका है शिक्षार्थी के अनुभव प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। विद्यालय आधारित आकलन यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा है, क्योंकि एक विद्यार्थी को, स्कूल के विद्यार्थी को उसका शिक्षक कंटिन्यू पढ़ा रहा है तो वो जानता है कि वह किस बेहतर है कि नहीं और किस में कितना बेहतर है। उनकी क्षमताओं के बारे में जानता है, क्योंकि उसने उसको डेवलप किया है, विकास किया क्षमताओं में।
तो इसका राइट आंसर पहले ही यही मिल गया। आगे भी देख लेना आप बढ़ के कि किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने, मैंने अभी बात की है कि ग्रेड वगैरह हो गया, नंबरिंग हो गया, ये सब अच्छे अंक लाने, ये सब क्या है, नेगेटिव बात होती हैं। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की उपेक्षा ज़्यादा सक्षम हैं। देखिए सक्षम विद्यालय भी होगा, बाहर वाले भी होंगे, तो ये कोई इससे अच्छा आंसर नहीं है। अगर ये ना होता तो इस पर हम विचार कर सकते थे। आकलन बहुत किफ़ायती मितव्ययी होना चाहिए, ऐसी कोई बात की नहीं जाएगी, तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को हर शिक्षार्थी में अलग अलग भिन्नताएं होते हैं, सब इंडिविजुअली डिफरेंट होते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, यानी मैनी टीचिंग मेथड्स यूज करने चाहिए, एक से ज़्यादा टीचिंग मेथड्स यूज करने चाहिए। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता है। परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए, हमने अभी कहा था कि बहुत ज़्यादा टेस्ट भी यह नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, यानी हमेशा केवल एक तरीके से ही आप पढ़ाएंगे सबको, तो राइट आंसर क्या होगा, सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता सब में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, डेवलपमेंट का सिद्धांत कौन सा विकास का सिद्धांत, सॉरी है दिया है यहाँ पे, याद रखिएगा। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, पहला क्या है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है। हाँ सबकी, क्योंकि सब अभी इससे पहले मैंने अभी आपको क्या पढ़ा, इसके पहले क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन भी रिलेटेड कभी कभी होते हैं। इससे पहला जस्ट देखिए कि व्यक्तिगत विभिन्नताएँ पाई जाती हैं सब में, तो ये आपका हो सकता है। विकास हमेशा रेखीय होता है, तो याद रखिएगा नहीं, विकास रेखीय नहीं होता है, स्पाइरल होता है, हमेशा याद रखिएगा इसका, ठीक है। और नेक्स्ट है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये भी गलत है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, क्योंकि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, गलत है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित होती हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है मानव विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले किस चीज़ का जो होता है सबसे पहले किस चीज़ का विकास होता है, किसमें विभाजित किया जाता है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, या संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक। देखिए आध्यात्मिक का तो कोई रोल ही नहीं है, तो ये कट जाएगा। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, या शारीरिक, आध्यात्मिक। देखिए आध्यात्मिक भी नहीं होगा, तो इसमें दो ही बचता है आपका, या तो शारीरिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक और सामाजिक, या तो मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ये क्या है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, यानी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है, यानी क्या करती है, वो पाठ्य वस्तु और उसके साथ साथ कुछ फल सब्जियों वगैरह का उदाहरण के रूप में जो उसके चित्र जो लाती है। TLM आप प्रयोग करते थे ना अपनी शिक्षा एजुकेशन में, जब आपने B.Ed डाइट वगैरह किया होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा, आपने यूज किया होगा इसका प्रैक्टिकल में, और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश पर आधारित है, तो यह उपागम किस पे आधारित है, या प्रणाली किस पे आधारित है, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर, कि पुनर्बलन के सिद्धांत पर, कि अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर, कि ज्ञान के निर्माण पे। तो याद रखिएगा जब आप TLM का उपयोग करते थे तो क्या करते थे, पहले आप उसका चित्र दिखाते थे, ना कि डायरेक्ट नाम बता देते थे। तो इससे क्या होता था, बच्चों में ज्ञान का निर्माण होता था, वह कोशिश करता था उसका आंसर बताने की। तो इससे क्या होता, हम उसमें ज्ञान का निर्माण करते हैं, ना कि शास्त्रीय अनुबंधन या पुनर्बलन या अधिगम के सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत नहीं करते। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये तीनों अधिगम की बात किसने की है, किन्होंने की है, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है,
बच्चे की दादी उसे उसके माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किस कारण के वश रोने लगता है? सामाजिक दुश्चिंता की, अजनबी दुश्चिंता की, संवेगात्मक दुश्चिंता की, वियोग की दुश्चिंता। तो ऐसा क्या कारण है कि बच्चा रोने लगता है? तो ऐसा एक इसमें क्या होगा, इमोशंस जुड़े होते हैं, संवेगात्मक दुश्चिंता होती है उसको, ठीक है। सामाजिक, अजनबी और वियोग की नहीं, इसमें क्या है, संवेगात्मक। उसके अंदर क्या होती है, इमोशनल दुश्चिंता, इसे संवेगात्मक दुश्चिंता, ठीक है। इमोशनल अटैचमेंट होता है जो कि इसलिए वह रोने लगता है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, यानी सोशलाइजेशन में क्या तात्पर्य है? एजुकेशन के संदर्भ में, रिलेशन में सोशलाइजेशन का क्या तात्पर्य है? अपने सामाजिक मानदंड बनाना, यानी खुद के आप सामाजिक, देखिए खुद के ही मानदंड बना लेंगे तो वो सामाजिक कैसे होंगे, गलत हो जाएगा। समाज में बड़ों का सम्मान करना, या सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन या सामाजिक मानदंडों को सदैव अनुपालन। भाई आप सदैव हर चीज़ का जरूरी थोड़ी ना कि वह गलत हो आप उसका अनुपालन ही करेंगे, तो ये आंसर नहीं होगा। समाज में बड़ों का सम्मान करना, ये केवल सामाजिकरण का तात्पर्य नहीं है, इसमें क्या है, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, ये है आप जिस समाज में रहें वहाँ उसके वातावरण में अनुकूलित हो जाएं, अपने आप को ढाल लगें, समायोजित हो सकें, ये इसलिए होता है। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यहाँ देखिए वरीयता दी जा रही है, यानी क्योंकि लड़कियाँ क्या होती हैं, उनकी आवाज़ सुरीली होती है तो अच्छा गाती हैं, तो यहाँ वरीयता किसकी बात की जा रही है, जेंडर स्टीरियोटाइप। तो यानी इसका राइट आंसर आप खुद ही जान गए होंगे, लैंगिक पूर्वाग्रह, यानी पहले से ही यह एक माइंडसेट है उनके ऊपर कि बॉयज़ की आवाज़ मोटी होगी तो वह अच्छा नहीं गा पाएंगे, तो किसके लिए, लड़कियों को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, वरीयता दी जा रही है। तो याद रखिएगा, कुछ मैं आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव वर्ड्स भी बताऊंगा, आप उसके आधार पर भी CDP नाम का जो शब्द है, 90 क्वेश्चन जो आते हैं वो टैकल कर ले जाएंगे। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक, कौन सा ऐसा कारक है जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोस्की किस पे बल देते हैं? आनुवांशिकी पर, शारीरिक पर, नैतिक पर, या आपके सामाजिक पर? तो राइट आंसर क्या है इसका, वाइगोस्की सामाजिक हैं, सामाजिकता पर वह बल देते हैं, सामाजिक संस्कृति परिवेश पर वह बात करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या है, सामाजिक पर बल देते हैं। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश से प्रभावित है। यहाँ वैविध्यपूर्ण कार्यों का प्रयोग किया गया, यानी कई प्रकार की बात की गई है। तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ मल्टीपल चीज़ों की बात की गई है, और मल्टीपल में कौन आता है आपका, गार्डनर जी आते हैं। कौन आते हैं, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। तो यहाँ कौन होगा, देखिए यहाँ बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने दिया है, तो यहाँ राइट आंसर इसका गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, मतलब शिक्षिका उत्तर नहीं देती, वो अपने विद्यार्थियों को इसके लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। मतलब समूह में चर्चा करने के लिए और सहयोगात्मक अधिगम। तो यह कौन सा उपागम है जो डैश पर आधारित होता है? इसके ऑप्शन हैं, पहला है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन की बात की गई है, दूसरा है अच्छा उदाहरण प्रस्तुतकर्ता और भूमिका प्रतिरूप बनाना, तीसरा है सीखने की तत्परता, या राइट आंसर है सक्रिय भागीदारिता। तो इसका राइट आंसर क्या है, सक्रिय भागीदारिता। इससे क्या होगा, बच्चे सक्रिय रूप से भागीदारी करेंगे, क्योंकि शिक्षिका क्या कर रही है, चर्चाएं समूह बनाएगी, उस पर चर्चा होगा और कार्य के लिए सहयोग एक दूसरे का बच्चे करना सीखे गए, तो इससे क्या होगी, सक्रिय भागीदारिता होगी। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? मतलब शिक्षक से संबंधित बात की गई, ना कि यहाँ बच्चों से संबंधित बात की गई है। बैठने की उचित व्यवस्था, तो ये बच्चों से हो जाएगा। शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, यह भी बच्चों के लिए हो जाएगा। विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति या विषय वस्तु में प्रवीणता, तो शिक्षक के लिए क्या जरूरी है, वह
विषय वस्तु में प्रवीणता अगर रखता होगा तभी वह बच्चों को सही से पढ़ाएगा और संपूर्ण ज्ञान देगा, मतलब हर प्रकार से एक ही चीज़ के बारे में व्याख्या करेगा और समझाएगा। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर हम धर्म की बात करते ही नहीं हैं, सभी धर्म हमारे लिए एक समान है, ये हमारे संविधान में कहा गया है, तो ये होगा ही नहीं। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, देखिए सबका व्यवहार अलग अलग होगा, जाहिर बात है स्पष्ट नियम हम किसी पर लागू नहीं कर सकते हैं, किसी पे दबाव नहीं डाल सकते। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके इसको रख सकते हैं, और कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोरता की बात तो करनी ही नहीं बच्चों के साथ। राइट आंसर है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। जब हम बच्चों को चर्चाओं में शामिल करेंगे तो वह अपनी बातों को भी रख सकेंगे, और जैसे वह अपने विचारों को रखेंगे तो इससे उनके अंदर भी नैतिकता विकसित होगी और वह खुलकर बात कर सकेंगे और जान सकेंगे कि उनका आसपास का परिवेश कैसा, उस आधार पर उन्हें हम डेवलप कर सकते हैं और उसी आधार पर हम उनका शिक्षण मेथड्स यूज कर सकते हैं। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, या वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, या शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें। तो कभी नियंत्रित करने की बात तो कही ही नहीं जाती है, तो नियंत्रित तो होगा ही नहीं, ये कैसे कर जाएगा। वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, प्रश्नों के उत्तर रटने की बात ही नहीं होगी यहाँ। पाठ्य पुस्तक को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, केवल पूरा करना कभी उद्देश्य होता नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, यानी केवल क्लास ही नहीं बल्कि वह बाहर के भी सामाजिक कौशलों को सीख सके, इसलिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक ऐसा बच्चा जो निर्योग्य है, योग्य नहीं, लेकिन वह कॉलेज आता तो उसके साथ क्या करना चाहिए शिक्षक को। बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजना चाहिए। देखिए अब इंक्लूसिव एजुकेशन में विशेष विद्यालय की तो बात ही नहीं है, उसमें दिव्यांगों को भी कहा गया है कि नॉर्मल यानी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग करना चाहिए, कभी भी अलग रिग्रेशन की बात की ही नहीं जाएगी। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, ये सही हो सकता है। प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, तो कभी भी किसी का एग्ज़ाम लिया ही नहीं जाएगा प्रवेश के लिए, ये आपके शिक्षा नीति में जो भी आई हैं उनमें कहा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। अनुकरण, स्मृति और मानसिक रूप पर तार्किक रूप से समस्या समाधान की, ये विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, सामाजिक मुद्दों से सरोकार की बात की गई है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि इसमें जो बात की गई है वह इंद्रियगामक की बात की गई है, तो यह कब से कब रहती है आपकी जन्म से 2 वर्ष के बीच में। तो यह क्या होगी, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। बच्चा क्या करता है, अनुकरण करके सीखता है, देख कर सीखता है यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें। नेक्स्ट है मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व किस चीज़ का परिणाम है। मानव व्यक्तित्व आपके आनुवांशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो ये क्या रहेगा, मानव व्यक्तित्व आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की अंतःक्रिया का परिणाम है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया यानी टीचिंग मेथड्स जो हैं उस पर किस चीज़ का ध्यान देना महत्वपूर्ण है। शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं, मानी कभी व्यक्ति अकेला नहीं सीखता जब तक वह समूह में नहीं होगा, तो यह गलत होगा। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। कैसा ही बताया गया है, मतलब जो बताया गया केवल उसी के आधार पर काम करेंगे तो यह भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप यानी सभी क्या होते हैं, व्यक्तिगत सभी में भिन्नताएं होती हैं, तो सब व्यक्तिगत रूप से अलग अलग होते हैं, तो चेंज किया जाता है।
इससे प्रत्येक शिक्षार्थियों को अनुशासित करने के लिए कभी बच्चों को अनुशासित करना ही नहीं है, मतलब उनको दंड वगैरह नहीं देना है, उन पर कोई रूल नहीं थोपना है। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे विभिन्न तरीक़ों से, लिखा ना, भिन्न तरीक़ों से, क्या होता है, वो भिन्न तरीक़ों से सीखते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, सभी बच्चे अलग होते हैं तो वह भिन्न तरीक़ों से सीखते हैं। इसके लिए भिन्न भिन्न शिक्षा प्रणालियाँ यूज की जाती हैं, टीचिंग मेथड्स यूज किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। तो देखिए फर्स्ट फेज की बात की गई, समस्या समाधान की सबसे पहला चरण क्या होगा, हम बच्चे में ये देखेंगे कि समस्या है क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे कि समस्या है क्या। ऐसा नहीं कि बिना समस्या जाने हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो समस्या के प्रति जागरूकता, पहले समस्या के बारे में जानना होगा या इसका फर्स्ट स्टेज है, तभी हम उसका निदान कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। पहले हम जानेंगे कि समस्या है क्या, फिर उसका उपचार तभी कर सकते हैं समस्या हम जान जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, इनमें से कौन सा है, आनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक या व्यावसायिक। कौन सा इसमें सीखने का क्षेत्र। तो भावनात्मक का तात्पर्य है कि इसमें का सकारात्मक भाव यानी सुखद भाव जो अधिगम को सुगम बनाते हैं। तो यह भावात्मक होगा, क्या होगा, भावात्मक। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चों को अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ये आप कभी नहीं कहेंगे। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं, ये भी आप कभी नहीं कहेंगे। बच्चों को अनुशासित करने की कभी ज़रूरत होती ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं। मतलब शिक्षार्थियों की त्रुटियां क्या करती हैं, किस ओर संकेत करती हैं, कि वे कैसे सीखती हैं, कि यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, या सीखने की अनुपस्थिति है, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर को। तो कभी भी फाइनेंशियल की बात की ही नहीं आती, फाइनेंशियल की, तो सामाजिक आर्थिक स्थिति होगी ही नहीं। सीखने की अनुपस्थिति भी इसका कोई रोल नहीं, क्योंकि यहाँ त्रुटियों की बात कर रहे हैं। जब वह उपस्थित होगा तभी तो आपने त्रुटियाँ ध्यान की होंगी कि किस ओर संकेत करती हैं। वे कैसे सीखते हैं, ये भी इसमें कोई सही नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से सीखता है। हर जो शिक्षार्थी होगा, आपका जो विद्यार्थी होगा, वो अलग अलग प्रकार से सीखता होगा। इसका राइट आंसर है क्या है, कि यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पे यांत्रिक का मतलब है कि उसको और अभ्यास की उस चीज़ में आवश्यकता है। हो सकता है मैथ में आपने सिखाना स्टार्ट किया है जोड़, ठीक है, तो आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा दिया, लेकिन अब जब गुणा में आते हैं, मल्टीप्लिकेशन में, तो उसमें क्या होता है, आप उसको नहीं सिखा पा रहे हैं। तो हो सकता है उसमें प्रैक्टिस कम होगी। आप क्या करेंगे, अपने सामने बैठाकर थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करवाएंगे, उससे अभ्यास भी करवाएंगे, उसे बताएंगे 2+2 जैसे 4 होता है, वैसे 2×2 4 होता है, करके दिखाएंगे और उसका मेथड उसे समझाएंगे। तो इससे क्या होगा, वो जब बार बार अभ्यास करेगा तो उसको सीख जाएगा। और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ये बार बार जो अभ्यास की प्रणाली है या किसने दी है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि नए नए वीडियो जिसके बाद जितने भी आएंगे वो आपको तुरंत मिलें और एग्ज़ाम आपका अच्छा हो और आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें अच्छे नंबरों से। मैंने भी यही सब क्वेश्चंस पढ़ के पहली बार में ही 110+ मार्क्स पाए थे, तो आप भी पा सकते हैं। बहुत ही आसान होता है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं और थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत होते हैं। मैं कुछ आपको पॉजिटिव नेगेटिव भी दूंगा वर्ड, उससे आपका हो जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।